बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की। और इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से आए मेरे सभी भाइयों की आज के इस राजमाता अहिल्याबाई होलकर के 301वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी गृह राज्य मंत्री जिनको आपने सुना और एक बड़ा भाई आपको मिला है, भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, होलकर समाज के वंशज जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, श्रीमंत उदय सिंह राजे होलकर जी, और जिनको आपने सुना, युवा, संघर्षशील, व्यक्तित्व के धनी, जिनकी लगन समाज और राष्ट्र की सेवा करने की हमेशा लगी रहती है, ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजक भाई दुष्यंत बघेल जी, राष्ट्रीय सलाहकार अखिल भारतीय पाल बघेल समाज के महामंत्री भाई विजय सिंह जी बघेल साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ के जिला अध्यक्ष भाई रतन गाडरी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जब मैं महामंत्री रहा तो मेरे साथ प्रदेश मंत्री रहे ऐसे भाई जगमोहन बघेल जी, उद्योगपति उत्तराखंड भाई तेजू बघेल जी, मेरे सामने बैठे, मैं बहुत के नाम से मैं जानता हूं, मेरे पूजा योग बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी माता बहनी भी बैठी हैं, मेरे युवा साथी भी बैठे हैं, आप सभी पूरे राजस्थान से, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए हैं। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप यहां आए हैं इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती मना रहा है। मैं इस अवसर पर मां अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और हमारे अमरा भगत जी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये अवसर
हमारे लिए बहुत ही क्षण है, बहुत अच्छे क्षण है कि माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती हम मना रहे हैं, क्योंकि लोक माता जी ने इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र की संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र को दिशा देने के लिए काम किया है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने उस समय 300 साल पहले इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। आज इस अवसर पर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ राजस्थान को इस आयोजन के लिए भी मैं साधुवाद देता हूं। देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने जिस तरह के काम किए, हमारे मन में वो अनुभूति होती है, उनसे प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम किया, सेवा धर्म को शासन का आधार बनाया। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हमेशा उनके राज में उन्होंने समान मानते हुए सेवा भाव का काम भी किया, और वो एक न्याय की मूर्ति थी। और जिस तरह से उनके समय में न्याय की अवधारणा है, उसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले अगर हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारी वो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम माता अहिल्याबाई ने किया। धार्मिक स्थलों पर जन सुविधाएं, निर्माण, पुनर्निर्माण, भारतीय संस्कृति आस्था को नई ऊर्जा देने का काम किया। काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अनेक तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार में योगदान दिया। तीर्थराज पुष्कर में भी उन्होंने सरोवर के घाटों का निर्माण कराया। धर्म और आस्था के साथ देवी होलकर प्रशासनिक कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। उनका सैन्य कौशल भी असाधारण था। सेना में उन्होंने एक महिला सैन्य टुकड़ी का निर्माण 300 साल पहले किया था। 300 साल पहले आप उनकी दूरदृष्टि देखिए। और आज मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस भी मंदिर के अंदर जाता हूं, जिस भी ऐसे स्थान पर जाता हूं, मां बघेल, पाल, गाडरी समाज का कोई ना कोई धर्मशाला स्थान मिलता है। यह माता अहिल्याबाई होलकर का ही जो सपना था, आप उसे पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं गिरिराज जी जाता हूं और जब दान घाटी की तरफ जाते हैं, तो सबसे बड़ी और अच्छी धर्मशाला बघेल समाज की ही मिलती है। कहीं भी देख लीजिए। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा यह समाज, चाहे पशुपालन का काम हो, चाहे दूध डेयरी से जुड़े हुए हों, लेकिन उनका जो मन के अंदर जो हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति के प्रति जो हमारी आस्था है, वो इस समाज से ज्यादा किसी के अंदर नहीं है। ये आप खुले में देख सकते हैं। मैं जब भरतपुर रहता था और मैं गिरिराज जी के अंदर जब गुरु पूर्णिमा आती है तो मैं वहां भंडारा चलता था। मेरे सभी आए जानते हैं, काफी लंबे 2000 से चलता है। तो मैं अब जाता था तो मेरे भरतपुर में ही सिकसाने के गांव है मेरा एक नंगला, हेतमपुर के हमारे वहां का बघेल समाज है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के भी लोग मिले। मैं जब शाम को वहां से निकलता था और मैं देखता था कि कहां कहां की भंडारे प्याऊ लगे हुए हैं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मन प्रसन्न हो जाता था जब बघेल समाज
मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान हो, या हमारा उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा बघेल समाज के लोग भंडारा और उस प्याऊ में मिलते थे। हेतमपुर वाले तो ये करते थे कि पूरे समाज, उनके दो बालक सेना में थे, वो कहते हैं कि जब गुरु पूर्णिमा आती है तो वहां से छुट्टी लेकर के आते हैं, पूरा परिवार 2 ट्रैक्टरों में भर के सामान लेकर के जाता है और वहां भंडारे में पूरी तैयारी करता है, और वहां 4 दिन 5 दिन जितनी सेवा होती है पूरा परिवार जाकर के वहां सेवा करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो दिशा देने का काम किया है हमारे लिए, वो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, कहीं भी हो धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करना, ये आप देखेंगे बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं, माता अहिल्याबाई होलकर का कोई ना कोई उसमें काम अवश्य मिलेगा। उनमें हिमालय जैसी दृढ़ता थी, आकाश सा विस्तार, उदारता, धैर्य, जिस तरह से वो काम करती थी। और आज मैं आपको इसीलिए कहना चाहता हूं, माता अहिल्याबाई होलकर के काम को आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जो भी हमारे आस्था के केंद्र, हमारे पूजा के स्थल है, आप देख सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे सनातन का, हमारी संस्कृति का उदय हो रहा है। चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में प्रतिष्ठित हो, काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना हो, केदारनाथ की दिव्यता निखारने का काम हुआ हो, या चारों धामों की यात्रा सुगम हुई हो, महाकाल लोक का निर्माण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाना हो, यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मेरे भाइयों, हम सभी को समझना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी विरासत और हमारा विकास साथ साथ होना चाहिए, हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज विकास भी और विरासत भी आधुनिकता के साथ, आस्था के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आस्था धामों को नया गौरव प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जगह जिस तरह का काम किया है वो आपके सामने है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि लगातार हमारी सरकार भी राजस्थान में उन स्थानों के लिए काम कर रही है, चाहे वो हमारा मेहंदीपुर बालाजी हो, खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, तीर्थराज पुष्कर हो, तनोट माता हो, करणी माता हो। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे हमारा श्रीनाथ जी के मंदिर हो, सांवरिया सेठ हो, चाहे हमारा गिरिराज धरण पूछरी का लौटा हो। लगातार हमारी सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम इन आस्था के केंद्रों को, क्योंकि हमारी ये विरासत है, इस विरासत को हमें बचाना है और इसके गौरव को भी बढ़ाना है। लगातार हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और यही नहीं, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा भी हमने प्रारंभ की है। आप सभी जानते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जिनके कुछ काम होते हैं, उनसे वो फ्री हो जाते हैं, शादी ब्याह, बच्चे को ठीक तरह से रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, तो उनके मन में एक ही बात रहती है, जब हमारा 60 साल 65 साल पूरे हो जाते हैं तो हमारे बुजुर्गों के मन में लगती है कि कहीं ना कहीं हमने तीर्थाटन के लिए जाना चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। अब तक हमने 2 साल में 91,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हम करवा चुके हैं। 6,000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ नेपाल की यात्रा कराई है। 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थलों पर यात्रा कराई है। राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक समाज और प्रत्येक नागरिक का योगदान होता है। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि यह वो समाज है जिन्होंने हमेशा
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान और पशुपालक दोनों की जोड़ी है, और दोनों की जोड़ी होने के साथ साथ आपने जिस तरह से पशुपालन के क्षेत्र में काम किया है, हमारे उन बुजुर्गों ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और आप सभी जानते हैं कि पशुपालक किसान की रीढ़ होता है। किसान की अर्थव्यवस्था भी सुधरती है तो पशु के कारण सुधरती है। और हमने जब देखा कि हमारे पशुपालकों को क्या फायदा होना चाहिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड तो बन जाता है, लेकिन पशुपालक के लिए तो हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। उसको 1 लाख रुपए का गौपालक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जब उन्होंने कहा कि साहब, पिछले बजट में हमसे कहा, हमने जब पशुपालकों को बुलाया कि साहब 1 लाख तो गाय भैंस के लिए कम है, थोड़ा सा राशि और बढ़ा दी जाए, तो हमने कितना करना है, उनका 1.25 लाख कर दीजिए। हमने कहा 1.25 लाख नहीं, हम 1.5 लाख रुपए करेंगे। उसकी राशि हमने 1.5 लाख रुपए बढ़ाई। मेरे भाइयों, जब हमें लगा, क्योंकि आप देखते हैं किसान हो या हमारे पशुपालक हो, जब उनका पशु बीमार होता है, पशु महंगा हो गया है, तो उसको बड़ी परेशानी होती है। हमारा पशुपालक, गाय भैंस बीमार होती है, उससे पहले वो बीमार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसके परिवार में चिंताएं लग जाती हैं। तो हमने कहा इसको एक काम करिए भाई, हमने पशु बीमा भी प्रारंभ कर दिया है। हमने पशु बीमा भी प्रारंभ किया है। जब मोटरसाइकिल का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, तो मेरे पशु का क्यों नहीं हो सकता है? अब बताइए, जिससे कि उसको किसी तरह की कोई घटना भी हो जाती है तो उसको उसका पैसा सरकार के द्वारा, बीमा के द्वारा मेरे पशुपालक को उसका पैसा मिल जाए। किसान भी हूं और पशुपालक भी हूं, इसलिए मैं और समस्याओं को भी जानता हूं। आप बताइए, जब पशु बीमार होता है और अस्पताल दूर होता है और साधन नहीं होता है, तो ले जाने के लिए साधन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? आप बताओ। अरे करना पड़ता है कि नहीं? और वो मांगले जो है, और वो मांगले पड़ोस में जो है, जिसके पास 407 है, बुग्गा है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली जो भी है, उसमें आप ले जाते हैं, चढ़ाने की दिक्कत, उतारने की दिक्कत, फिर वहां ले जाओगे कितने में भाड़ा ले, कितना नहीं ले। हमने कहा भाई ऐसे काम नहीं। इसलिए हमने मोबाइल यूनिटी वैन प्रारंभ की है। आप फोन करोगे, वो आपके घर आएगी, पशु को देखेगी, दवाई भी देगी, उसमें कंपाउंडर, डॉक्टर जो आवश्यकता होगी वो भी करेंगे, जिससे मेरे किसान का, पशुपालक का कोई पैसा उसमें नहीं लगे। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमें यह भी पता है कि हमारा पशुपालक, क्योंकि उसका काम है, वो जब वो डेयरी पर दूध निकाल करके गाय भैंस का डेयरी पर देने जाता है, तो यह भी हमने ध्यान रखा है कि मेरे पशुपालक को फायदा होना चाहिए। तो आपको यह भी बता दूं कि उसमें 5 रुपए लीटर सरस डेयरी पर दूध देने जाते हो, उस पर 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको अनुदान देती है। अब बताइए, मैं माता बहनें ज्यादा काम करती हैं हमारी गाय भैंसों का, करती हैं कि नहीं करती हैं? दिन भर रहती हैं, गाय भैंसों का दूध निकालती हैं, फिर डेयरी पे देने जाती हैं। और मैं कहता हूं इनसे, आप चिंता मत करो, 5 रुपए लीटर आपको है, वो है तो 10 दिन का हिसाब निकल करके आता है, उसमें 5 रुपए लीटर के हिसाब से अपने पैसे निकाल लिया करो। तो हम छोटी छोटी बातें जो हमारे ध्यान में आती हैं कि हमारे पशुपालकों की सुविधा क्या होनी चाहिए, हम उनको सभी को ध्यान में लेकर के चल रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। जब हम 2.5 साल पहले सरकार में आए थे, तो हमने राजस्थान का एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान का विकास कैसे हो सकता है।
अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंच सकता है? चाहे हमारा किसान हो, पशुपालक हो, मजदूर हो, हम उसकी चिंता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और मजदूर। किसान और पशुपालक, मजदूर, वो हमारी ये 4 जातियां हैं। और मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, हमारी सरकार इसे मूल में लेकर के काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान उन्नत खेती करे। आप पशुपालक के साथ साथ किसान भी आप हैं, आप सभी के पास जमीन भी है, आप पशुपालक भी हैं। तो हमारे इन सभी भाइयों का अगर सरकार की सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हम किसान के लिए भी काम कर रहे हैं, पशुपालक के लिए भी काम कर रहे हैं, और हमने ये भी कहा है कि उसको सारी सुविधाएं होनी चाहिए। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे यहां सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर दुग्ध उत्पादन होता है देश के अंदर तो वो राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास कम है। पहले तो 30-35 हजार लाख ही होता था, अब हमने उसको बढ़ा करके 45 लाख कर दिया। हम आगे चाहते हैं उसको कि वो 65 लाख हमारा अगली साल तक हो और आने वाले समय में 85 लाख और 90 लाख लीटर का हम उपयोग कर सकें, और उसका उपयोग करते हुए हम राजस्थान की जनता को फायदा दे सकें। इसलिए हमने हमारे जो दुग्ध संयंत्र हैं उनको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। जो 50,000 का था उसको 1 लाख का, 1 लाख का था उसको 1.5 लाख का, 1.5 लाख का था उसको 2 लाख का, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो केंद्र हैं दुग्ध संयंत्र के, उनके कलेक्शन के, और 2000 केंद्र भी हमने पूरे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया है, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार भी उसमें मिल सके। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमने कहा किसान के लिए, पशुपालक के लिए पानी की आवश्यकता है। पूरे राजस्थान में हमने पानी की व्यवस्था की है, और अभी आपने देखा है कि 20 मई से 5 जून तक हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई नदी, नाला, पोखर, तालाब, एनीकट कोई भी हो, उसको सुधारने का काम करें आने वाले समय में, जिससे कि बारिश का पानी हम उसमें संचय कर सकें, वो हमारी जमीन के लिए और हमारे पशुपालकों के लिए काम आ सके। इस अभियान में आप भाग लेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आज अब अभियान को देख रहे हैं, आज हमारे अभियान को 6 दिन हुए हैं, और 6 दिन के अंदर 3,70,000 कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। 2.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों की उनमें सहभागिता हुई है। 42,000 से अधिक जल स्रोतों और लगभग 74,000 कार्यालयों और अस्पतालों में साफ सफाई की गई है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभियान में भाग लें, और भाग लेते हुए इस अभियान को और आगे बढ़ाएं, जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, पानी का कोई विकल्प नहीं है। हमें हमारे पानी को बचाना है, हमें पानी को एकत्रित करना है। इसलिए हमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में भी भाग लेना है। आने वाले जुलाई के महीने में एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना है। आने वाले समय में आपको एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए हमारे पर्यावरण को भी बचाना है, और इसमें हम सभी को सहभागिता के रूप में काम करना है। हर व्यक्ति को अपनी माता के नाम हर साल पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की यह धरा, जो मरुधरा है, यह हरियाणा और राजस्थान कहलाएगी। अंत में एक बात कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर हमारी महिलाओं का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे गांव का उत्थान होगा। लगातार हम महिला शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लखपति दीदी के लिए काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि हमारी माता बहनें आगे आएंगी, हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, तो हमारे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और लखपति दीदी हमारी, आप देख रहे हो लखपति दीदी हमारी कितना अच्छा काम कर रही हैं, और उनके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। पहले हम उनको 1 लाख रुपए देते थे 2.5% ब्याज पर, अब हमने उनको भी बढ़ा दिया 1.5 लाख रुपए, और 1.5% पर हम
पैसा देते हैं जिससे कि वो अच्छा काम करें। हर क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और मैं कहना चाहता हूं, आपने एक बात रखी है मेरे सामने, ये बहुत आवश्यक है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने कहा कि अगर सभी बातों का जवाब है तो वो है शिक्षा। और आज भी मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, हमारे बेटों को भी पढ़ाएं, हमारी बेटियों को भी पढ़ाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर जब आह्वान किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक हमारी मातृशक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, उन कुरीतियों को भी समाप्त करने का काम किया। और आपने देखा होगा उन्होंने पहला नारा उनका था, क्योंकि लिंगानुपात में हमारी बेटियों की कमी थी, इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले दिया था। महिलाओं को शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, अगर लखपति दीदी है तो उनके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन 1.5%, पहले 2.5% पे था, अब 1.5 लाख तक का लोन 1.5% पे आपको मिल रहा है। अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें सशक्त होंगे। और आज भी आपसे मैं कहूंगा कि मां अहिल्याबाई के आदर्शों का असली अनुसरण और यही विकसित भारत हमारा शिक्षा का केंद्र है। हम हमारी माता बहनों को, बेटियों को शिक्षा देने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। लास्ट में यही कि आपने जो मेरे सामने भाई दुष्यंत जी ने मांग रखी है, इनसे चर्चा हुई थी, इन्होंने कहा था, लेकिन मेरा भी उसमें एक सुझाव है। उसके लिए हम आपको, जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपने मांगी है, हम आपको हॉस्टल के लिए जमीन देंगे, ये भी मैं आपसे कहूँगा। लेकिन मैं एक के साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि उसमें दोनों ही होंगे, छात्राओं का भी होगा और छात्रों का भी होगा। यह समाज हमारा बहुत समाज है। अभी मैं पाली सिरोही की बात कर रहा था, वहां का हमारा पशुपालक चला जाता है, उन्होंने कहा कि साहब हमें आवश्यकता है हॉस्टल की, क्योंकि उनके माताजी पिताजी कहीं दूर चले जाते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती, उनको कहां लेकर के जाएं। उन्होंने कहा कि यहां हॉस्टल खोलना है, तो हमने वहां भी हॉस्टल खोला, आवासीय विद्यालय वहां खोलने का काम किया। फिर हमारे सामने एक समस्या आई, उन्होंने कहा कि साहब गांव में भी ऐसे हैं कि जो इधर से उधर राजस्थान के अंदर आज इस गांव में उस गांव में घुमंतू परिवार है, वो रहते हैं। उसके लिए भी हमने इस बजट में हर विधानसभा के अंदर एक चल विद्यालय खोलने का काम किया है, जिससे उनको उस गाड़ी में पढ़ाते हुए उसको एक स्थान पर एडमिशन होगा और उनको ठीक प्रकार से उसमें पढ़ा सकेंगे, जिससे छोटे बालक हमारे शिक्षा से बालक बालिका नहीं भटक सकेंगे। उसके लिए भी हमने काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे पशुपालक हमारे मजबूत हों, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होगा। आपकी कई समस्याएं इस तरह की हैं, उनका भी हमने समाधान लगातार हम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी सहभागिता दें। आज से नहीं, पहले से ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पशुपालन के माध्यम से सुधारने का काम कर रहे हैं। आगे भी आप इसी तरह से करते रहेंगे। आपकी समस्या जो आपने हमें बताई है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। आपकी एक जो मांग थी उसको भी मैंने कह दिया। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे